नमस्कार दोस्तों, अथर्व विद्या क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग आज हिंदी की कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग सिलेबस की चर्चा कर चुके हैं। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कब पढ़ने हैं उसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो आज हिंदी का थोड़ा सा परिचय देंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कैसे आया, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो हिंदी शब्द का परिचय सबसे पहले पढ़ेंगे। अगर हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी शब्द जो होता है, पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि हिंदी शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर हम गद्य की बात करें तो हिंदी गद्य के अनुसार आधे वर्ण और मात्राओं की गिनती नहीं की जाती है, लेकिन काव्य के अनुसार मात्राओं और आधे वर्ण की गिनती की जाती है। इसलिए हिंदी शब्द के उत्पत्ति में हिंदी शब्द में वर्णों की संख्या 2 होती है, क्योंकि हिंदी गद्य के अनुसार वर्णों की गिनती नहीं की जाती। पहला पॉइंट। दूसरा, एक और प्रश्न ये बनता है कि हिंदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग। तो ईकारांत शब्द यानी जिनके अंत में बड़ी ई आते हैं, ऐसे अधिकतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो हिंदी शब्द में भी अंत में बड़ी ई आया है, यानी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सॉरी, यहाँ ईकारांत होना चाहिए, यहाँ इकारांत हो गया है। हम लोग वर्तनी शुद्ध कर लेंगे। हिंदी जो शब्द है, पूछा जाता है कि किस देश का शब्द है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले ईरान के लोग भारत में व्यापार करने आए। हम जानते हैं कि जो ईरान जो भारत है उसकी जो भौगोलिक जो संरचना है वो चतुष्फलकीय है। तो यहाँ पर कुछ फारस की खाड़ी से संबंधित देश हैं, जैसे ईरान हुआ, इराक हुआ, सऊदी अरब हुआ, यूएई हुआ। ये सभी देश फारस समूह के देश कहलाते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और भारत के बीच में एक नदी बहती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे जब ईरान के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आए तो सिंधु नदी के नाम को उन्होंने अपनी भाषा में उसका उच्चारण किया। तो हिंदी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। हम लोग वर्तनी शुद्ध कर लेंगे। जो हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया, कब आया। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हिंदी शब्द है तो एक नदी बहती है सिंधु नदी, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है। तो ईरान के जो व्यापारी थे वो धीरे धीरे ईरान में व्यापार करने आए, और जब ईरान के लोग व्यापार करने आए भारत में तो जो सिंधु नदी थी उसको उन्होंने हिंद कह के पुकारा। क्यों? क्योंकि जो ईरान के लोग थे वो सा की जगह पर हा का प्रयोग करते थे और धा की जगह पर दा का प्रयोग करते थे। इसीलिए सिंधु नदी को उन्होंने हिंद कहा, और जो सिंधु के किनारे बसे लोग थे उनको हिंदू कह के पुकारा। जैसे जैसे ईरान के लोग व्यापार करने आए भारत में, उत्तर पश्चिमी सीमा के द्वारा ही ईरान के व्यापारी आ सकते थे, क्योंकि इधर समुद्र है, इधर हिमालय पर्वत था। तो जब इस एरिया से जब व्यापार करने आए तो ईरान के लोगों ने अपनी भाषा का प्रयोग किया, यानी सा की जगह पर हा और धा की जगह पर दा का प्रयोग किया। उसके बाद में जैसे जैसे ईरान के लोग आने लगे तो ईरान के किनारे यानी फारस की खाड़ी के किनारे जितने भी देश बसे थे धीरे धीरे वो भी व्यापार करने आए। और इस प्रकार से सबसे पहले अगर पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो सबसे पहले ईरान के लोग आए थे। इसीलिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति का श्रेय ईरान देश को जाता है। ईरान में फारसी भाषा प्रयोग की जाती है, इसीलिए ईरान देश के लोगों ने अपनी भाषा यानी फारसी का प्रयोग किया। इसीलिए एक प्रश्न और बनता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। फारस की खाड़ी के किनारे जितने देश बसे थे सभी फारसी समूह के देश थे। इसीलिए एक और प्रश्न बनता है कि हिंदी किस भाषा समूह का शब्द है। तो हम याद रखेंगे कि जो हिंदी है
वो फारसी भाषा समूह का शब्द है। आगे हम लोग देखेंगे। हमने बताया कि फारसी भाषा में हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया और फारसी भाषा में ही वहाँ के लोगों को हिंदू कह के पुकारा गया और हिंदू से ही शब्द बना है हिंदुस्तान। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी भी अगर पूछा जाए, अभी हमने इसकी चर्चा की कि हिंदी किस भाषा समूह का शब्द है, तो फारसी भाषा समूह का शब्द है। यानी 3 प्रश्न यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला प्रश्न, हिंदी किस देश का शब्द है, तो हिंदी ईरान देश का शब्द है। दूसरा, हिंदी किस भाषा समूह का शब्द है, तो हिंदी फारसी भाषा समूह का शब्द है। तीसरा, हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी, हिंदी से बना हिंदू और हिंदू से ही बना हिंदुस्तान। तो ये तीनों शब्द किस भाषा के हैं, तो फारसी भाषा के हैं। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना खालिक बारी में 29 बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया और ऐसा भी कहा जाता है कि 5 बार उनकी रचना खालिक बारी में हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का विकास धीरे धीरे कैसे हुआ। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है और सिंधु घाटी की सभ्यता में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी, यानी ऐसी लिपि जिसको आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जिस सभ्यता की खोज हुई वो वैदिक सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता में लिखे गए वेद या वैदिक ग्रंथ उनका हम अध्ययन कर सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ा गया है। यानी उसके बाद में 1500 BC में वेदों की रचना यानी वेदों का संकलन हुआ, जिसका संकलन वेदव्यास ने किया। और वैदिक काल के बाद में या ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया और वैदिक काल के संपूर्ण इतिहास में संस्कृत भाषा का विकास हुआ। यानी वहाँ पर जो भी हमको वेद मिले या जो भी ग्रंथ मिले वो सभी संस्कृत भाषा में थे। तो उससे प्राचीन भाषा कोई हमें नहीं मिली। इसीलिए प्रश्न बनता है कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत है। और संस्कृत का विकास हम समझते हैं या हम जानते हैं कि 1500 BC से 500 BC यानी जब तक वैदिक काल चला तब तक संस्कृत भाषा का हम लोग विकास मानते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार की संस्कृत थी, एक वैदिक संस्कृत होती है और एक लौकिक संस्कृत को हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वैदिक संस्कृत को हम लोग पढ़ नहीं सकते। यानी सबसे पहली भाषा कौन सी आई? संस्कृत भाषा। और ऐसा माना जाता है कि सभी भाषाएं संस्कृत से ही विकसित हुई। संस्कृत के बाद में जो भाषा आई उसे पाली कहा गया और पाली भाषा का विकास 500 BC से 1 ईस्वी तक माना जाता है। यानी बौद्ध ग्रंथ यानी जो जातक कथाएं, बौद्धों के पुनर्जन्म की कथाएं मिलती हैं, बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख पाली भाषा में किया गया। और संस्कृत के बाद में आने वाली भाषा कौन सी थी? तो पाली थी। और पाली के बाद में जो भाषा आई उसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत के बाद में जो भाषा आई उसे अपभ्रंश कहा गया। और प्राकृत भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना की गई। यानी जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? जैनों की भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत थी। और इसका उद्भव या विकास 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद में भाषा परिवर्तित होना प्रारंभ हुई और जब परिवर्तित होगा तो कुछ ना कुछ विकृतियाँ आएंगी, कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ रूप मिलेगा भाषा का। तो इसके बाद में जो भाषा आई उसे अपभ्रंश नाम दिया गया। और अपभ्रंश भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, किसी बुक में 900 ईस्वी या 1100 ईस्वी भी मिलता है। तो हम एक मानक मान के चलते हैं कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वह भाषा कौन सी थी? तो अपभ्रंश थी। और अपभ्रंश को भाषा का बिगड़ा हुआ रूप कहते हैं। 2 प्रश्न यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं। पहला प्रश्न, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश को। दूसरा प्रश्न, भाषा का सुधरा रूप किसे कहते हैं? तो अवहट्ट को। क्यों? क्योंकि अवहट्ट काल में भाषा सुधर चुकी थी, यानी सुधरी हुई थी। अपभ्रंश से एक प्रश्न और बनता है कि पूछा जाता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है। स्वयंभू को इसलिए कहा गया क्योंकि एक रचना की इन्होंने और उस ग्रंथ का यानी उस पुस्तक का नाम था पौम चरौ, जो किस पर आधारित थी? तो राम कथा पर आधारित थी। राम कथा पर आधारित होने के कारण, क्योंकि
राम कथा पर आधारित एक ग्रंथ की रचना रामायण हुई, जिसके रचनाकार वाल्मीकि हैं। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। तो प्रश्न बने कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो स्वयंभू को कहते हैं। आगे हम देखते हैं। तो अगर हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति देखें तो सबसे पहले संस्कृत आई, संस्कृत के बाद में फिर पाली आई, पाली के बाद में फिर प्राकृत आई, प्राकृत के बाद में फिर अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश के बाद में जिस भाषा का विकास हुआ उसे हम लोग अवहट्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अवहट्ट के नाम से जानते हैं। और अवहट्ट का जो इतिहास है वो लगभग 900 से 1100 ईस्वी तक था। पूछा जाए कि भाषा का सुधरा रूप किसे कहा गया है, तो भाषा का सुधरा रूप भी अवहट्ट को ही कहा गया है, यानी अवहट्ट को भाषा का सुधरा रूप कहते हैं। इसके बाद में हिंदी का विकास हुआ, यानी जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं इस हिंदी का विकास हुआ। यही हिंदी आगे चल करके 3 काल में बटी, जिसे हम एक कहते हैं प्राचीन काल की हिंदी, दूसरी है मध्यकाल की हिंदी, और तीसरी थी आधुनिक काल की हिंदी। कौन से? आधुनिक काल की हिंदी। और इस आधुनिक काल की हिंदी को हम लोग 6 युगों में बांट के पढ़ते हैं। कितने युगों में? 6 युगों में बांट के पढ़ते हैं। तो आधुनिक हिंदी का जनक पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का जनक किसे कहा गया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। खड़ी बोली का जनक किसे कहा गया, तो अमीर खुसरो को कहा गया। तराना गायन शैली, गजल, शायरी, इन सब का जनक किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को कहा गया है। तो हिंदी आगे चल करके 3 काल में बटी, प्राचीन काल की, मध्यकाल की और आधुनिक काल की हिंदी। यही आधुनिक काल की हिंदी आगे चल करके 6 युगों में बटी। हमने बताया आधुनिक हिंदी का जनक पूछा जाए किसे कहा गया है, तो आधुनिक हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। और भारतेंदु युग के बाद जो युग आया उसे द्विवेदी युग कहते हैं, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग के बाद में छायावादी युग आया, छायावादी युग के बाद में प्रगतिवादी युग आया, और प्रगतिवादी के बाद में प्रयोगवादी आया, और प्रयोगवादी युग के बाद में नई कविता युग आया। और नई कविता युग जो है वो 1957 या 58 से अब तक का युग किस युग के नाम से जानते हैं, तो नई कविता। यानी हम लोग हिंदी के किस युग में जी रहे हैं, तो नई कविता युग में जी रहे हैं। किस युग में? नई कविता युग में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा एक बार चेक कर लेंगे। हमें लगता है कि प्रयोगवादी युग पहले आया और प्रगतिवादी युग बाद में आया। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेंगे, आगे की कक्षा में हम इसको क्लियर कर देंगे। आगे हम देखते हैं, आगे हम भाषा के स्वरूप पढ़ते हैं कि भाषा के स्वरूप क्या होते हैं। तो भाषा के 3 स्वरूप होते हैं। एक होती है लिखित भाषा, एक होती है मौखिक भाषा, और एक होती है सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा ऐसी भाषा है, लिखित भाषा ऐसी भाषा होती है जो एक अस्थाई भाषा होती है। यानी अगर हमको कोई काम करवाना है, पत्र लिखना है, या किसी से कुछ मांगना है या अवकाश लेना है, तो हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? लिखित भाषा का। इसीलिए लिखित भाषा को अस्थाई भाषा माना गया है। मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा 2 ऐसी भाषाएं हैं जिनको अस्थाई भाषा की संज्ञा दी गई है। यानी पूछा जाए कि अस्थाई भाषा किसे कहते हैं, तो मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को अस्थाई भाषा कहते हैं, लेकिन लिखित भाषा को अस्थाई भाषा की संज्ञा दी जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक प्रश्न बना है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सराहपा को माना जाता है। हिंदी गद्य की प्रथम रचना, यहाँ पर थोड़ा वर्तनी मिस्टेक हुई है। हिंदी की प्रथम रचना जो थी वो गोरा बादल की कथा थी। गोरा बादल की कथा थी। ठीक है, जिसको जटमल ने लिखा था। किसने लिखा था? जटमल ने लिखा था। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान में हिंदी से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यानी संविधान में अगर हिंदी से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो प्रश्न ये बन सकते हैं कि किस आर्टिकल में हिंदी का उल्लेख किया गया, किस अनुच्छेद में हिंदी का उल्लेख किया गया, किस अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, भाषाओं का उल्लेख से संबंधित कौन सा संविधान का भाग है, जब संविधान बना उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी, उसके बाद में नई भाषाएं कौन सी जोड़ी गई। इन सब की चर्चा हम यहाँ पर आइए करते हैं कि संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है। हम लोग ये जानते हैं कि जब संविधान बना उस समय भाग की संख्या 22 थी और वर्तमान समय में भी भाग 22 ही हैं, लेकिन कुछ संशोधनों द्वारा भाग बढ़ाए गए और वो अब वर्तमान में भाग 24 हो गए हैं।
लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में यानी मूल भाग कितने हैं, तो अब भी मूल भाग 22 ही हैं। जब संविधान बना उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अगर पूछा जाए कि भाषा संबंधी भाग कौन सा है, यानी भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 17 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो याद रखना जब संविधान बना उस समय भाषाओं की संख्या 8 थी, लेकिन अब संविधान में भाषाओं की संख्या 22 है। और उन 22 भाषाओं में जब संविधान बना था उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। सॉरी, कितनी थी? 14 थी। अभी हमने शायद 8 बता दिया है। तो जब संविधान बना उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधित भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जब संविधान बना उस समय भाषाओं की संख्या 14 थी। वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 है। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी भाषाएं और जोड़ी गई, तो 8 भाषाएं और जोड़ी गई। और 8 भाषाएं कब जोड़ी गई देखते हैं। हम ये भी समझ सकते हैं कि जब संविधान बना उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है, यानी 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई होगी। तो कौन कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, आइए यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा, भूमि सुधार। दूसरी अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, जिसमें दल बदल है। आगे की अगर हम बात करें, 11वीं जो अनुसूची जोड़ी गई वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई, ग्राम पंचायत का गठन है। और 12वीं अनुसूची 1992 यानी 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जिसमें नगर पंचायत का उल्लेख है। अब हम आइए देखते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान बना तो अभी हमने बताया कि उस समय भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। उन 14 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं और जुड़ी, जिससे आज भाषाओं की संख्या 22 हो गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं थी। कितनी थी? 22 भाषाएं हैं। और 14 भाषाएं थी। 14 भाषा के बाद में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो जो 15 नंबर की भाषा जोड़ी गई वो सिंधी थी। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद आइए हम देखते हैं, इसके बाद में दूसरी भाषा यानी 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। कौन कौन सी थी? तो एक संविधान संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 16, 17 और 18 नंबर की भाषा जोड़ी गई। अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम हम नमक से याद रखते हैं, लेकिन इतना याद रखना कि पहले नेपाली जोड़ी गई थी, फिर कोंकणी जोड़ी गई थी, और उसके बाद में नेपाली मणिपुरी जोड़ी गई। तो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी जोड़ी गई थी। ये तीनों एक ही संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसीलिए इसको हम नमक से याद रखते हैं कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये तीनों भाषाएं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो इस प्रकार 14 भाषाएं थी। तो 15 नंबर की जब भाषा जुड़ी, 15 नंबर की भाषा जुड़ी सिंधी, तो भाषाओं की संख्या 15 हो गई। और उसके बाद में 16, 17 और 18 नंबर की जब भाषा जुड़ी वो थी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। कितनी हो गई? 18। इसके बाद में एक संविधान संशोधन हुआ 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा लागू। यह संविधान संशोधन 2004 में हुआ था। ये दोनों वर्ष इंपॉर्टेंट हैं कि दोनों से प्रश्न बन चुका है, इसीलिए 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा यानी 4 भाषाएं, इनको याद रखने की ट्रिक है बोडो मास। बोडो मास से हम याद रखेंगे कि 19, 20, 21 और 22 नंबर की भाषाएं जोड़ी गई। जो 19वीं भाषा थी वो बोडो थी, 20वीं भाषा थी वो डोगरी थी, 21वीं मैथिली और 22वीं भाषा संथाली थी। यानी कहा जाए कि 22 नंबर की भाषा कौन सी है? तो 22 नंबर की भाषा है संथाली। कौन सी है? संथाली। तो 3 संविधान संशोधन हमको याद रखने हैं। पहला संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी यानी 15 नंबर की भाषा जोड़ी गई, हम लोग रिकॉल करेंगे।
16, 17 और 18 नंबर की भाषा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी थी, जिसको 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। अन्य 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, जो 19, 20, 21 और 22 नंबर की भाषाएं थी, इनको 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। और यह संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो 2004 में लागू हुआ। एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि अनुच्छेद, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद, कि किस अनुच्छेद में किस भाषा से संबंधित कौन सा प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण बन सकता है। तो हमको यहाँ 2-3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला आर्टिकल 343 याद रखना है। 343 में कहा गया है, 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा, यानी संघ की राजभाषा, केवल इतना कहा गया है कि संघ की एक राजभाषा होगी। ये 343 में कहा गया है। 343 फर्स्ट में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। एक आर्टिकल और महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि भाषा संबंधी आयोग का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जा सकता है? तो 344 के अंतर्गत। और एक आर्टिकल हमको 351 यानी 351 याद रखना है। तो 351 में क्या कहा गया है कि 351 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य मिल करके हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। 3 आर्टिकल हमको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट हिंदी की कक्षा के हिसाब से। अगर हम बात करें कि भाषा संबंधी अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो भाषा संबंधी अनुच्छेद हैं। और एक प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? तो सभी भाषाओं की जननी अभी पीछे की स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। देव भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। आर्य भाषा किसे कहते हैं? वो भी संस्कृत है। प्राचीनतम भाषा किसे कहते हैं? वो भी संस्कृत है। आदि भाषा या आदिकालीन भाषा किसे कहते हैं? तो वो भी संस्कृत को ही कहा गया है। लेकिन अगर प्रश्न ये बनता है कि हिंदी की जननी किसे कहा जाता है, तो हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहा गया है। किसे कहा गया है? अपभ्रंश को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा गया है, लेकिन सभी भाषाओं की जननी किसे कहा गया है? संस्कृत को कहा गया है। ठीक है। 2-3 प्रश्न यहाँ से और बनते हैं। पहला प्रश्न हम लोग सुन लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। पहला प्रश्न ये बनता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। इसलिए हमने बता दिया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। 2 प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट और बनते हैं। पहला प्रश्न 3 आयोग की बात हमको याद रखनी है। पहला बीजी खेर आयोग, केवल हम इनका सन याद रखेंगे कि बीजी खेर आयोग सन 1955 में गठित हुआ था और जीवी पंत आयोग 1957 में गठित हुआ। आगे की बात करें तो एक आयोग आया, राजभाषा आयोग अधिनियम 1963। ये तीनों सन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बीजी खेर आयोग 1955, जीवी पंत आयोग 1957 और राजभाषा आयोग अधिनियम 1963। ठीक है। तो तीनों हमको दिवस याद रखने हैं। हिंदी दिवस एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बीजी खेर आयोग 1955, जीवी पंत आयोग 1957 और राजभाषा आयोग अधिनियम 1963 का। ठीक है। बीजी खेर आयोग के माध्यम से राष्ट्रीय भाषा हिंदी को बनाने की बात कही गई, जबकि जीवी पंत आयोग के माध्यम से उसे 15 वर्षों के लिए टाल दिया गया और राजभाषा आयोग अधिनियम 1963 के द्वारा उसे हिंदी को राजभाषा बनने के लिए अनिश्चित समय तक टाल दिया गया। और आज भी हमारे देश की यानी हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। यानी हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो कोई भी नहीं है। हमारे देश की एक राज्य भाषा है जिसको हम हिंदी कहते हैं। और हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हम सभी लोग जानते हैं कि राज्य भाषा हमारे देश की हिंदी है। और राज्य भाषा होती क्या है? तो ऐसी भाषा जिसमें किसी देश के प्रशासनिक कामकाज होते हैं या जितने प्रशासनिक कार्य होते हैं वो सारे कार्य जो प्रशासनिक हैं, अगर वो कार्य होते हैं
तो जिस भाषा में हमारे देश के प्रशासनिक कार्य होते हैं उसे हम राज्य भाषा कहते हैं। तो हमारे देश की जो राज्य भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ठीक है। एक बात और हम याद रखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राज्य भाषाएं यानी किसी भी स्टेट की एक से अधिक राज्य भाषाएं हो सकती हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राज्य भाषा। उत्तर प्रदेश की 2 राज्य भाषाएं हैं, एक राज्य भाषा उर्दू है और एक हिंदी है। हिंदी को राज्य भाषा के रूप में 1951 तथा उर्दू को राज्य भाषा के रूप में 1989 में दर्जा मिला। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उर्दू को उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में उर्दू को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। एक प्रश्न यहां से और इंपॉर्टेंट बनता है कि राजभाषा भाषा परिवार में जो हिंदी, आगे की हम जिनकी बात करेंगे भाषा परिवार की, लेकिन इतना जान लें यहां पर कि राजभाषा आयोग, या हम ये कह दें कि भाषा परिवार की संख्या कितनी मानी गई है? तो 5 भाषा परिवार हैं। किसी किसी बुक में या किसी किसी किताब में अंडमानी भाषा परिवार की बात नहीं की गई है। इस तरीके से 4 भाषा परिवार बचते हैं। पहला भाषा परिवार भारोपीय, दूसरा द्रविड़, तीसरा चीनी तिब्बती, चौथा ऑस्ट्रिच और 5वां जो माना गया है वो अंडमानी भाषा परिवार है। सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है? तो भारोपीय भाषा परिवार है। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही हिंदी आती है। और हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। आगे हम क्लास में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या होती है, राज्य भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है। इनकी चर्चा हम आगे क्लास में करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे की क्लास हम लोग अगली कक्षा में आगे का कंटेंट देखेंगे। तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं।